हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज अपन मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ जहाँ तक पढ़ा उससे आगे पढ़ते हैं। अपना टॉपिक विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसे कहते हैं, इसका क्या प्रतीक होता है, इसका क्या मात्रक होता है, इसकी चाल हो जो वो कैसे होती है, और इसमें गति जिसके प्रवाह की गति होती है वो कैसे होती है, धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होती है या ऋण दिशा से धन दिशा की ओर होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा किसे कहते हैं अपन? तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दो कोई भी आप लिख सकते हो इसमें, इलेक्ट्रॉन ओब्लिक आवेश, इलेक्ट्रॉन ओब्लिक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका क्या मात्रक होता है? विद्युत धारा। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं आई से। इसका धारा का प्रतीक, विद्युत धारा का प्रतीक। विद्युत धारा का प्रतीक विद्युत धारा का प्रतीक आई। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? आई। और इसका मात्रक एम्पियर। मात्रक एम्पियर ए। मात्रक एम्पियर ए। अब आपको शॉर्टकट प्रतीक पूछे विद्युत धारा का तो आई है, और इसका मात्रक पूछे तो क्या है? एम्पियर है। और विद्युत धारा की चाल होती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 1 मीटर के अंदर प्रकाश है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से गति करता है। तो इसी प्रकार इसी की भी चाल होती है सेम, 3 × इसकी चाल बराबर प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति, ऐसे लिख सकते हो, हिंदी में आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रतीक है जो आई होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और इसकी चाल है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होता है। जैसे अपने ये कोई बैटरी है, इसमें ये प्लस है और ये नेगेटिव, तो विद्युत धारा है जो ये मान लो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। तो विद्युत धारा है जो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर। तो इसमें विद्युत धारा जो गति करेगी वो यहां से ही, जैसे अपन ने यहां बना दिया, यहां से ले लिया और एक यहां से, यहां माइनस लगा दिया,
और यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो विद्युत धारा है जो ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे। विद्युत धारा है जो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर, इस हिसाब धन दिशा से शुरू होगी और ऋण दिशा की ओर जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत धारा की गति इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ऋण दिशा से धन दिशा की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन की गति होती है जो ऋण दिशा से धन दिशा की ओर होती है, और जो विद्युत धारा की गति होती है वो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा की गति, इसके प्रतीक, मात्रक। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, विद्युत धारा के, अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके प्रतीक वगैरह पढ़े। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, अपन बोलते हैं ना एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और एक होती है दिष्ट धारा, एक होती है दिष्ट धारा जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। एक प्रत्यावर्ती धारा, एक इसमें ऐसी धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और इसमें एक ऐसी धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन की एसी चलती है तो इसमें कुछ टाइम के लिए अपन को ऐसे चलती रहती, कुछ चित्र से दिखती है कैसे, एक बार इलेक्ट्रॉन धारा ऐसे चलती है, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। उसमें क्या होता है, निश्चित समय के बाद उसमें वापस क्या होती है, पुनरावर्ती होती है, उसके मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अपन इसमें आगे पढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा निम्न विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक नंबर प्रत्यावर्ती धारा, एक नंबर प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट करम लिखते हैं अपन एसी। इसकी परिभाषा कि ऐसी विद्युत धारा या वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है। जिसका मान और दिशा है जो समय के सापेक्ष क्या होती है, परिवर्तित होती है। एक निश्चित समय अंतराल बाद जिसकी क्या होती है, पुनरावर्ती होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ये अल्टरनेटर एसी जनितर, अल्टरनेटर बोलते हैं मतलब एसी जनितर, एसी जनितर से प्राप्त की जाती है। अल्टरनेटर या एसी जनितर से अपन इसको क्या करते हैं, एसी विद्युत धारा को, एसी को प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग है जो औद्योगिक क्षेत्रों में, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हर क्षेत्र में एसी का उपयोग ज्यादा होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में उष्मा मतलब अपन को उष्मा चाहिए या ठंडक चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा चाहिए आदि प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचलित मतलब चलाने के लिए अपन को, जैसे एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जैसे कोई मोटर है, इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए इस विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, एसी धारा की अपन को आवश्यकता होती है। तो एसी का जो चित्र है ये देखो ऐसे, जैसे एसी, इसमें जैसे डीसी धारा होती है वो तो सीधी चलती है, और एसी धारा होती है वो ये प्लस, ये माइनस, ये जीरो और ये आई, और ये क्या है, टाइम, समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन होता है, अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये है प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ ऐसे लिख लो, सीधा नीचे ऐसे लिख लिया। तो इसमें क्या सिस्टम होता है, समय के साथ ये जैसे यहां तक चली, वापस जीरो पे हो गई, यहां तक माइनस में नीचे गई, वापस जीरो पे आ गई, यहां जीरो से स्टार्ट किया, ऊपर गई, वापस कहाँ आ गई, इसी लाइन पे, यहाँ नीचे आई, वापस इसी लाइन पे। तो इसमें ये हो गया जैसे पाई,
ये 2 पाई ऐसे आगे चलता रहेगा अपना। इसमें मतलब निश्चित समय के बाद इसमें वापस मान पे आ रही है, वापस इस बिंदु पे, यहाँ से जैसे 0 से उसने शुरू किया वापस यहाँ पे आके रुक गई, फिर वापस नीचे माइनस में गई और फिर 2 पाई पे वापस रुक गई। ठीक है, तो इसमें इसकी जो आवृत्ति, जैसे इसका क्या होता है, मान है जो समय और जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ऐसी कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और इसको उपयोग में अपन कहाँ ले सकते हैं, जैसे घरेलू वगैरह औद्योगिक उपकरण है, उद्योग में चलाने के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अपनी दूसरी है दिष्ट धारा, मतलब उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। दूसरी, इसका आप थोड़ी बहुत परिभाषा लिखनी चाहो तो यहां लिख देते हैं हम, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते, समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। और दूसरी अपनी है दिष्ट धारा, दूसरी अपनी है दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं डीसी, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डी डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। इसका जैसे अपन परिभाषा, जिस विद्युत धारा का मान लिखना चाहो तो आप, जिस विद्युत धारा का मान, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, वह दिष्ट धारा कहलाती है। वह दिष्ट धारा कहलाती है। जिस विद्युत धारा का मान, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसका जो अपन कैसे दर्शा सकते हैं, चित्र के द्वारा। चित्र में जिसको अपन ऐसे दर्शाएंगे, ये जैसे ये सेम टी है, ये आई है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसमें इस जो ऐसी थी वो ऐसे चल रही थी, आवर्ती जा वक्री है। इसमें ये सीधी डायरेक्ट करंट, मतलब ये सीधा चलेगा, डायरेक्ट करंट मतलब सीधा, नियत मान है इसका, ये डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इससे आगे अपन चलते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। अब विद्युत धारा के प्रभाव मतलब ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, ये होते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। प्रभाव का मतलब ये होता है कि विद्युत धारा के प्रभाव, किसी चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति, कोई भी चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति उसके प्रभाव द्वारा ही याद की जा सकती है। अब कोई भी चालक होता है उसमें विद्युत धारा है कि नहीं, विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं,
तो उसको कैसे याद कर सकते हैं, उसका पता कैसे करते हैं, उसके प्रभाव द्वारा ही उसका पता करते हैं। क्योंकि विद्युत धारा को प्रत्यक्ष रूप से अपन देख तो सकते नहीं है, नहीं तो इसके स्पर्श कर सकते हैं। इसको न तो देखा जा सकता है विद्युत धारा को, और न ही स्पर्श किया जा सकता है। इसलिए उसमें जो प्रभाव होते हैं उस प्रभाव के द्वारा अपन इसमें क्या देखते हैं, पता भाई अपन अनुमान लगाते हैं कि इसमें क्या है, विद्युत धारा है। प्रभाव के द्वारा अपन कह सकते हैं, सीधा अपन कहते हैं कि इसमें ये विद्युत धारा है। तो इस विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव अपन क्रम वाइज पढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव समझा दूंगा मैं, सीधे आप बोल को से समझा दूंगा, और यहां पे टॉपिक में आपको लिख देता हूं। 1 नंबर ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय एक नंबर अपना ऊष्मीय प्रभाव, कौन सा, ये स है, ये मी है, ऊष्मीय प्रभाव। 2 नंबर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। 3 नंबर रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। उसके बाद है अपना 4 नंबर किरण प्रभाव, किरण प्रभाव। उसके बाद में अपना है गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। ये थे विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव। जैसे अंडरलाइन होगी विद्युत धारा के लिए 1 नंबर अपना ऊष्मीय प्रभाव, 2 नंबर चुंबकीय प्रभाव, 3 नंबर रासायनिक प्रभाव, 4 नंबर किरण प्रभाव, और 5 नंबर गैस आयनिक प्रभाव। ये अलग अलग कैसे होते हैं, इसके उदाहरण क्या है, अपना अलग एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपना ऊष्मीय प्रभाव। जब कोई चालक होता है तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो कोई चालक क्या विद्युत धारा प्रवाह का कम विरोध करता है और कोई क्या करता है, ज्यादा करता है। तो जिसके फलस्वरूप अपन इसको परिभाषित या टेक्निकल तरीके से रूप से पढ़ें तो प्रत्येक चालक स्वयं से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक क्या करता है, विरोध करता है। ये थ्योरेटिकल अपन थ्योरी के हिसाब से बोले ना हिंदी में, तो कम या ज्यादा का क्या करता है, विरोध करता है। जिसके फलस्वरूप ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता हो तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये मतलब ऊष्मा निकलती है, उसे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा, अपना ऊष्मीय प्रभाव। और ये अपन को किस किस में देखने को मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, हीटर है, बल्ब है, आदि में इस प्रभाव को मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, बल्ब, तो उसमें उससे अपन को क्या होगी, गर्मी महसूस। ऐसे अनेक उपकरण है, ये 2-3 क्या है, उदाहरण है। उदाहरण के रूप में आप 2-3 लिख सकते हो, हीटर, प्रेस, हीटर, प्रेस, बल्ब, ये किसके उदाहरण हो गए, ऊष्मीय प्रभाव के। और इसके बाद में अपना दूसरा क्या है, चुंबकीय प्रभाव। दूसरा क्या है, चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, थोड़ा इधर रख लेते हैं, आपके लिए देखने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। कोई भी विद्युत धारावाही चालक होता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। कोई चालक है तो उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो उसका ये प्रभाव चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और इससे कौन कौन चलती, जैसे विद्युत घंटी है,
विद्युत मोटर है, पंखा है, जनितर है आदि में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है? अब जैसे अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विलयन जैसे अम्लीय कोई विलयन होता है उसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। विद्युत में जो एक धनावेश का काम करना शुरू करता है, दूसरा किसका करता है? ऋणावेश। अलग अलग अवयव में विभाजित होते हैं, उसका ये प्रभाव कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव। और इसमें कौन कौन से उदाहरण के तौर पे आप समझना चाहो तो जैसे उपयोग है, सेल है, धातु निष्कर्षण है। इस प्रभाव का उपयोग अपन कैसे करते हैं? सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, विद्युत रंजन आदि में, आदि कार्यों में रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला अपना है किरण प्रभाव। जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली में से प्रवाहित की जाती है, यहां अधिक वोल्टेज होता है और अधिक फ्रीक्वेंसी होती है वाली विद्युत धारा को वायु शून्य नली, मतलब उसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें से उसको प्रवाहित करते हैं तो एक विशेष प्रकार की किरण उत्पन्न होती है। उसको अपन क्या, उस किरण को क्या बोलते हैं? किरणें, एक्स रेंज या एक्स किरणें क्या बोलते हैं? एक्स रेंज उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाता है। और इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? इसका उपयोग है जो अपन चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हड्डियों का छाया चित्र, इसका उपयोग कहां करते हैं अपन? इसका उपयोग अपन करते हैं चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हड्डियों का छाया चित्र। मतलब आप सीधा नॉर्मली भाषा में समझो एक्सरे करना। अब एक्सरे करते हैं कौन सी, जैसे शरीर के अंदर का छाया चित्र, वो एक्सरे एक्स किरणों के हिसाब से विद्युत किरणें होती है, जो मतलब हाई वोल्टेज की किरणें होती है, वो सीधा अपने शरीर के अंदर से जो हड्डियों का छाया चित्र बनाती है, उसमें अपन को दिखाती है कि इस हड्डी में कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, हड्डी का जॉइंट कैसे है, इसके बारे में अपन को पता चलता है। ये कौन सा प्रभाव है? अपना किरण प्रभाव। और इसके बाद में आता है गैस आयनीकरण प्रभाव। कोई विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में किया जाता है। अब कोई गैस जैसे सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, उसके अंदर कौन सा प्रभाव का किस हिसाब से अपन वो बल्ब जलता है, तो उसमें यह गैस आयनीकरण प्रभाव है उस हिसाब से। ठीक है, अब इससे अपने पढ़ा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या प्रकार होते हैं और उसके इफेक्ट अपन कैसे महसूस करते सकते हैं कि इसमें विद्युत चल रही है कि नहीं, इसके ये इफेक्ट हो गए अपन को समझ, विद्युत धारा के चारों प्रभाव अपन को समझ में आ गए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद है, जैसे विद्युत वाहक बल है, विभव है, विभवांतर है, विद्युत कार्य है, ऊर्जा है। ये क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। इसमें अपना सबसे पहला है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका किसे प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या प्रतीक होता है और क्या मात्रक होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे कोई भी चालक होता है उसमें विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर, जैसे अपना ये चालक है, मान लो ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा इस साइड से अपन प्रवाहित करते हैं, तो ये जैसे ए सिरा है, इसे दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस सिरे से इस सिरे तक प्रवाहित करने वाला जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक और बल। और ये सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से इसी किसमिस में प्रवाहित, अपन किसे प्रवाहित करते हैं, सेल है, बैटरी है, जनरेटर है आदि से विद्युत वाहक बल को प्राप्त किया जाता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो ई होता है और इसका मात्रक वोल्ट वी होता है।
प्रतीक ई मात्रक वोल्ट वी, इसका प्रतीक ई है और मात्रक वोल्ट, इसको शॉर्टकट वोल्ट को अपन वी लिखते हैं। इसके बाद में होता है विभव। विभव किसे कहते हैं? इकाई आवेश को। कोई भी इकाई आवेश होता है उसको अनंत से, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी कोई भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य होता है, उसको अपन बोलते हैं विभव। इसका भी मात्रक किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर पर। अब दूसरे, इसकी एक परिभाषा होती है, हो गई विभव की, और दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा अपन पढ़ते हैं तो किसी विद्युत का वैद्युतिक स्तर, जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होगी, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इससे यह परिभाषा मैंने जो आपको पहले बताई, अनंत से किसी आवेश को इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो किए गए कार्य होता है वो कहलाता है विभव। विभव, इसमें आप परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इकाई आवेश को अनंत से इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। किए गया कार्य उस बिंदु का उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसके बाद में विभवांतर। इसके बाद में विभवांतर। इसके बाद में विभवांतर, जब कोई चालक होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कोई भी चालक में से जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके दोनों सिरों पर, अब उसके दोनों सिरों के जो दोनों सिरे होते हैं, उसके सिरों पर जो विभव में जो अंतर पैदा होता है, भाई यहां से अपन ने जो वोल्टेज भेजा, उस इस सिरे पे जो वोल्टेज और अगले सिरे पे वोल्टेज है, उसके जो बीच में जो अंतर पैदा होता है, एक पे कम आएगा एक पे ज्यादा आएगा, उस अंतर को ही क्या बोलते हैं? उस अंतर को अपन विभवांतर कहते हैं। इसका प्रतीक होता है जो V होता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर जब किसी जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित
होती है। तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। प्रतीक इसका V है और मात्रक भी मात्रक V वोल्ट, मात्रक V वोल्ट। ऐसे अपन के इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी होता है। दो टर्मिनल वोल्टेज मतलब दोनों टर्मिनलों पे जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अब एक होता है वैद्युतिक कार्य। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो अपना आता है वैद्युतिक कार्य। वैद्युतिक कार्य क्या होता है? कोई भी विद्युत परिपथ है, विद्युत वाहक बल द्वारा, कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर उसमें जो है विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को, अब इलेक्ट्रॉन कैसे विद्युत वाहक बल लगता है उस पर, विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे स्थान तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किए गए कार्य होता है जो क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य कहलाता है। वैद्युतिक कार्य वैद्युतिक कार्य किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। वैद्युतिक कार्य किसे अपन क्या बोल सकते हैं उसको? भाई कोई विद्युत परिपथ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉनों को अपन एक सिरे से दूसरे सिरों तक पहुंचाते हैं। तो पहुंचाने में जो अपन को कार्य करना पड़ता है, जो बल लगाना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैद्युतिक कार्य बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक है वो जूल होता है। इसमें आप लिखना चाहो तो पहले सीधा लिख दो एक बार, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर
बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और मात्रक बराबर जूल, मात्रक बराबर जूल। इसके बाद में ये जैसे वैद्युतिक कार्य है, इसी प्रकार वैद्युतिक शक्ति भी होती है। किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी विद्युतीय शक्ति कहलाती। जैसे ये वैद्युतिक कार्य है, इसी प्रकार इसकी विद्युतिक शक्ति भी होती है। तो उस वैद्युतिक शक्ति अपन किसे बोलते हैं, किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर विद्युतीय शक्ति कहलाती है। और विद्युतीय शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, या उसको अपन लिख सकते हैं एचपी, वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति, ये है अपना वैद्युतिक शक्ति। तो किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर विद्युतीय शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक, ये परिभाषा मैंने आपको बोल दी, आप लिखना चाहो लिख लेना। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। विद्युतीय शक्ति बराबर विद्युतीय कार्य बटे समय। आप ऐसे लिखना चाहो तो वैद्युतिक शक्ति बराबर वैद्युतिक कार्य बटे समय, वैद्युतिक कार्य बटे समय। ठीक है। P बराबर शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T। तब वोल्टेज, इसको अपन वेरीफाई करते हैं, इसका सूत्र बहुत ज़्यादा बनता है। अब इसको वोल्टेज से, तो इसको V से लेते हैं, तब अपन कैसे करते हैं, V बराबर क्या होता है, कार्य W बटे आवेश। V बराबर W बटे आवेश, V बराबर W बटे आवेश। इससे अपन किसका मान, अब इस फॉर्मूले से अपन इस W का मान क्या हो जाएगा, V बटे I को, किस आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, इसमें आवेश को करेंगे Q से। किससे करेंगे, Q से। Q बराबर क्या होता है, IT एम्पियर इंटू समय। Q बराबर IT एम्पियर इंटू समय। तो इससे अपन, इससे W, इन फॉर्मूले से W का मान क्या निकलेगा अपना, इन फॉर्मूले से W का मान हो जाएगा VQ बटे T। P बराबर VQ बटे T। ठीक है। अब VQ, Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, IT। V का V लिख दिया, फिर I लिख दिया, और क्या लिख दिया, T अपॉन क्या आ गया, T। इस T से ये T कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपना, P बराबर VI। P बराबर क्या आ गया, VI। अब P बराबर और क्या लिख सकते हैं अपन, P बराबर क्या आ गया फॉर्मूला अपना, VI। ये जैसे P बराबर आ गया VI, P बराबर आ गया VI। इसको अपन और क्या चेंज कर सकते हैं, P बराबर VI। तो इसको अपन, और इसमें जैसे ओम का नियम क्या था, V बराबर IR, V बराबर IR। इसमें I है, I को अपन, I का और रूप कैसे लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा इससे, I बराबर V अपॉन R। तो इसमें अपन क्या लिख दिया, I की जगह क्या लिख दिया अपन ने, V अपॉन R। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसमें एक V का मान देगा या R का देगा, फिर पूछेगा कि शक्ति क्या होगी, I का दे देगा, तीनों में से किसी का, वोल्टेज दे देगा, धारा दे देगा, या प्रतिरोध दे देगा, कोई भी दे देगा। ठीक है। तो इसलिए ये मैं आपको सूत्र चेंज करना सिखाता हूँ। इसमें ये तीनों है, जैसे V बराबर क्या है, IR,
V याद, जैसे वोल्टेज याद करना है तो धारा और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। और इसमें से आपको यदि प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर V अपॉन I। इसमें से यदि आपने I पूछ लिया तो I बराबर V अपॉन R, ये तो ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन ने इसका मान रख दिया, जैसे V इंटू V बटे R, तो V का V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर बटे R। एक फॉर्मूला ये बन गया अपना V स्क्वायर बटे R। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, ये I है, क्या है ये जैसे V स्क्वायर बटे R हो गया, ये जैसे Vi है, एक तो I और है, ये I है, तो इसका V का और क्या लिख सकते हैं अपन, V को ये नहीं लिख सकते क्या, V बराबर IR। अब इसी के अंदर अपन V की जगह क्या लगा देते हैं, IR। ये V है, इसके अंदर अब इस V की जगह अपन लिख सकते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। इसका जगह अपन ने लिख दिया जैसे IR इंटू I इंटू I क्या हो गया, I स्क्वायर R। ये इसी प्रकार इसके 2-3 फॉर्मूले बन गए शक्ति याद करने के। एक ये बन गया, एक अपना ये बन गया, एक ये सीधा देता हो तो ये बन गया, ये जैसे 1 2 3। इसमें से क्वेश्चन घुमा के आएगा, आपको कैसे भी पूछ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, समझा देता हूं। उसमें जैसे क्वेश्चन है 100 ओम प्रतिरोध वाला एक उपकरण, 100 ओम प्रतिरोध वाला उपकरण 2 एम्पियर धारा लेता है। 100 ओम प्रतिरोध वाला उपकरण 2 एम्पियर धारा लेता है। उस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति की गणना कीजिए। याद क्या करना अपन को, P याद करना। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, आपको सीधा बता रहा हूं। तो प्रतिरोध इसमें क्या दे रखा आपको, R दे रखा है 100 ओम। R क्या दे रखा है आपको, 100 ओम दे रखा है। और धारा दे रखी है, क्या दे रखी है, I दे रखी है। I कितनी है, 2 एम्पियर। कितनी है, 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन है। प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम और धारा दे रखी है 2 एम्पियर। इसे पूछ क्या रहा है। अब याद क्या करना अपन को, जैसे याद करना है शक्ति। याद क्या करना है, शक्ति मतलब P पावर। अब P जैसे अपन को याद करना, तो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगे, अपन को क्या दे रखा है, सीधा आपको याद करना है। आपको क्या शक्ति पूछ रहा है और दे क्या रखा है, प्रतिरोध और धारा। तो इसमें आप कौन सा ये लगा सकते हो ना, सीधा P बराबर I स्क्वायर बटे R। सीधा अपना क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, सीधा आ जाएगा उसमें। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो I का मान कितना है, 2। अब 2 का क्या करना आपको, स्क्वायर करना है। और R क्या है, 100 है। तो सीधा क्या लिख देना, 100 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। और गुणा किससे करना है, 100 से। क्या हो गया, 400। और पीछे मात्रक है वॉट। आंसर क्या आ गया अपना, 400 वॉट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना, ऊर्जा। आगे चलते हैं, अपना आता है ऊर्जा। आगे है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा किसे बोलते हैं अपन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं जैसे, तो अपन आगे पढ़ते रहेंगे। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एनर्जी, अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी। ई बराबर कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती। ई बराबर शक्ति इंटू समय। ऊर्जा बराबर, ऊर्जा इसको शॉर्ट कर ई से, इसमें शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन P से और इसको करते हैं T से। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है,
जूल, और कार्य का मात्रक भी क्या, जूल, मात्रक जूल, मात्रक हो गया जूल। अब ऊर्जा होती है जो दो प्रकार की होगी, वस्तु की स्थिति के अनुसार। अब जो वस्तु गति कर रही है या स्थिर पड़ी है उसकी स्थिति के अनुसार ऊर्जा अपने आप में कितने भागों में बंट जाती है, दो भागों में। तो एक तो गतिमान वस्तु, उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है, और एक स्थिर वस्तु तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के भी दो फॉर्मूले हैं, एक नंबर अपन लिख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पीई, पीई इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एम जी एच, इसका फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। एम का मतलब द्रव्यमान, जी गुरुत्वाकर्षण होता है, और एच का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। और गति के अनुसार होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी है गतिज ऊर्जा, एक नंबर ये और दो नंबर गतिज ऊर्जा, के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। v का मतलब वस्तु का वेग, m का मतलब द्रव्यमान, 1/2 यह तो क्या है, संख्या, इसमें आपको मान की जरूरत नहीं है। ये है जैसे आप कोई वस्तु इस तरह, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का, इसमें भी आप क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है या क्या गतिज ऊर्जा है, आपको कैसे गणना करनी है। जैसे क्वेश्चन आप समझे पढ़ना चाहते हैं तो देखो कि 10 सेकंड में 20 किग्रा भार को, क्या 10 सेकंड के अंदर 20 किग्रा भार को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब वह ऊर्जा की गणना कीजिए। तब क्या करना अपन को, वह ऊर्जा की गणना करनी है। अब इसमें क्या होता है, t बराबर क्या दे रखा है, 10 सेकंड के अंदर, क्या 10 सेकंड के अंदर टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड, और m का मान 20 kg और h का मान 20 मीटर। h का मान क्या दे रखा है, ऊंचाई 10 मीटर, क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर। इसे आप कैसे याद करोगे। अब इसमें आप देखो क्वेश्चन क्या था अपना, 10 सेकंड के अंदर 20 किग्रा भार को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब वह ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अपन को गति, अब गति तो हो नहीं रही, लेकिन एक बार उस भार को क्या हो रहा है, ऊंचा उठाया जा रहा है। तो इसमें h का मान आ रहा है, भार आ रहा है, m का मान तो दोनों में आ रहा है, लेकिन एक में तो वेग आएगा और एक में ऊंचाई आएगी। तो इसके अंदर ऊंचाई आ रही, तो आपको सीधा पता लगना चाहिए कि कौन सी ऊर्जा अपन को याद करनी है इसके अंदर। तो कौन सी सूत्र कौन सा लगेगा, स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh। अपने पास m का मान है और h का मान है, क्या है, एक m का मान है और एक h का मान है। अब इसके अपने पास मान क्या नहीं है, g का मान नहीं है। तो g का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका मान क्या होता है, 9.81, 9.81 बोलो ऐसा ही रहेगा इसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, g को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, इसका m का हो गया 20, m का क्या हो गया 20, ठीक है, m का हो गया 20, और फिर क्या चाहिए, g अपन ने रख दिया 10 और h क्या रख दिया 10, ये 20 ये और ये हो गया 10। तो ये क्या बन गया, m का, g का मान 9.81 लेकर अपन सुविधा के लिए क्या ले लिया 10 मान लिया। तो ये 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, 2000 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं।
2000। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। जो विद्युतीय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। 1 नंबर चालक, चालक। 2 नंबर कुचालक। 3 नंबर अर्धचालक। 1 नंबर चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक, इसके अंदर आप लिख दो सीधा आगे, अचालक, चालक, अचालक और अर्धचालक। विद्युतीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर चालक, 2 नंबर अचालक और 3 नंबर अर्धचालक। सबसे पहला है चालक। चालक को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसमें से चालक मतलब जिसमें से ऐसा कोई कंडक्टर या चालक या बोल दो कोई तार जिसमें से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसमें मुक्त बहुलता होती है, वो पदार्थ कौन से होते हैं? चालक। और सीधा आप नॉर्मली भाषा में समझना चाहो तो कि ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? चालक बोलते हैं। और उदाहरण के तौर पे चालक को पढ़ना चाहो तो कौन कौन से, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सब किसके उदाहरण है? चालक के। जैसे सीसा, मैग्नीज, टिन, निकल, जस्ता, टंगस्टन, प्लेटिनम, पारा, नाइक्रोम, ये सब किसके उदाहरण है? चालक के। चालक में जो अधिकांश क्या होती है? धातुएं होती है। क्या होती है? धातुएं होती है। और चालकों के गुण धर्म क्या होने चाहिए? चालकों के गुण धर्म। अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? चालक। इसके अंदर आप उदाहरण लिखना चाहो, उदाहरण जैसे चालक का आप लिखना चाहो, चालक यहां से शुरू कर दे दोबारा। चालक, इसमें सोना, तांबा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सब किसके उदाहरण है? चालक के। तो अच्छा चालक कौन सा होना चाहिए? चालक के मतलब अच्छे गुणधर्म। कोई जैसे कोई पदार्थ होता है उसके गुणधर्म मतलब अच्छा, अपन अच्छे गुणधर्म क्या होना चाहिए? चालक जैसे सस्ता होना चाहिए, अपन को सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी सामान्य विद्युत कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। मतलब चालक पदार्थ ऐसा अपन काम में लें, ऐसा होना चाहिए जो उसको हर व्यक्ति प्राप्त कर सके। भी सस्ता है और हर जगह मिलता है तो वो सब प्राप्त कर सके, नहीं तो जैसे महंगा होगा तो खर्चे के हिसाब से सब लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते। चालक तन्य होना चाहिए। चालक तन्य मतलब उसको खींचने से वो क्या है, उसको पतला तन्य कितना भी खींचो मतलब वो जहां तक वो कम टूटे, तो उससे क्या होता है, उसके मतलब पतले पतले तार अपन जैसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार अपन तो उसके पतले तार बना सकते हैं। चालक है जो सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उसे बने तार ओवरहेड लाइन में प्रयोग की जा सके और खींचने पर वे सरलता से टूटे नहीं। मजबूत होगा तो ओवर लाइन हेड लाइन है जैसे अपन उसमें काम में लेते हैं, लेकिन खींचते हैं उसमें तो खींचने पर वो क्या हो जाए, टूटे नहीं। चालक होते हैं जो आघात वर्धनीय, चालक होता है जो आघात वर्धनीय मतलब चोट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, जिसके अनुसार उसको आवश्यकता अनुसार अपन चादरों के अंदर या चादर या उसकी पत्तियां बनाई जा सकें। चालक ऐसा होना चाहिए कि उसके जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके। मतलब उसको चालक जैसे कोई तार है उसको ज्वाइंट तो अपन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइंट करते हैं तो उसको अपन ज्वाइंट आसानी से कर सकें। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए और चालकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वोल्टेज में गिरावट या विद्युत शक्ति की खपत कम होगी। वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज कम होगा वो कम होगा। ठीक है। चालक ऐसा होना चाहिए कि वातावरण के प्रभाव, चालक ऐसा भी हो उस पर वातावरण का प्रभाव भी क्या हो, सबसे कम हो। जैसे नमी है, कोई वर्षा है, कोई धूप है आदि से सब क्या हो, अप्रभावित हो। तो ऐसी प्रकार ये चालक के क्या थे, गुण धर्म थे, चालक की ऐसी विशेषता थी। ठीक है। उदाहरण में मैंने आपको खूब सारा बता दिया, आप खूब सारे लिख सकते हो, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, टंगस्टन, जस्ता, निकल, जर्मन सिल्वर, मैग्नीन। ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, चालक के। ठीक है।
इसके बाद अपन चालकों का वर्गीकरण करते हैं। तो चालक है, चाहे अचालक है, चाहे कुछ अर्धचालक है, सबको वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। उसमें कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, गैसीय होते हैं। और लेकिन वो सब व्यवहार किसका करते हैं, चालक का करते हैं। ठीक है, तो ठोसीय चालक होते हैं, उसमें तो ये सोना है, कॉपर है, लोहा है आदि ठोसीय चालक है। और द्रवीय चालक, वे चालक आकार में स्थिर नहीं होते, जिनमें विद्युत प्रवाह होने का गुण विद्यमान होता है। उसमें जैसे जल है, सिल्वर नाइट्रेट है, पानी के अंदर अपन करंट आता नहीं आता, आ जाता, वो कौन सा चालक है, द्रवीय चालक है। ठीक है, उसके बाद में आता है गैसीय चालक। इसमें गैसीय चालक में कौन कौन सी होती है, हीलियम है, आर्गन है, नियोन है आदि कौन सी गैसें होती है, गैसीय चालक होती, जो अपन बल्बों वगैरह में भरते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कुचालक। दूसरा कुचालक यहाँ अचालक, दूसरा अपना है अचालक। दूसरा क्या है, अचालक। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बिल्कुल ही नगण्य होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बिल्कुल क्या होती है, नगण्य होती है। और चालक में क्या थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता थी। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल ही कम है। और सामान्य परिस्थितियां जैसे वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये होते हैं जो सामान्य अधात्विक होते हैं। अचालक पदार्थ कौन से होते हैं, सामान्य अधात्विक होते हैं। प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक वोल्टेज सहन सीमा होती है। कोई भी पदार्थ होता है उसकी जो वोल्टेज सहन सीमा होती है वो अलग अलग सहन सीमा होती है, जिससे अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवाट्स प्रति मिलीमीटर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवाट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। और कुछ अचालक पदार्थों के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभ्रक है, जैसे कांच है, एस्बेस्टस है, बेकेलाइट है, पीवीसी है। ये किसके हैं, अचालक पदार्थों के उदाहरण। इसमें से सामान्य तापक्रम पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब इसके गुणधर्म क्या है, इसमें शॉर्टकट में आपको बता दें इसके गुणधर्म। अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए, मतलब वोल्टेज सहन करने की सीमा, वोल्टेज सहन सीमा। वोल्टेज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब पृथक वोल्टेज सहन सीमा, मतलब कितना काफी हद तक अपन वोल्टेज दे, लेकिन इसमें से क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। इसमें इसका है जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकिरित करने में सक्षम होना, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त न हो सके। जैसे कोई तार है, जैसे तांबे का, उसके ऊपर वो पीवीसी वगैरह चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। अपने इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आगे लोडिंग का काम होता है, तो तार क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने पर भी वो ताप होता है ना, जैसे पीवीसी या वायर होता है उसके ऊपर वो तार गर्म होता है, तो उसमें जो ऊष्मा आती है, ऊष्मा को विकिरित करने का सिस्टम होना चाहिए। वो क्या करे, ऊष्मा को त्याग दे, जिससे कि उसमें अचालकता गायब ना हो। और अचालक सस्ता और सुलभ होना चाहिए, मैं बता दिया। अचालक पर नमी और बाकी मौसमीय प्रभाव जैसे होते हैं, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं, कम पड़े, ऐसा अचालक अपन को काम में लेना है। ठीक है, अचालक पदार्थ किसी भी आकार में ढलने तक तन्यता का गुण विद्यमान होना चाहिए, जिसे अपन जैसे परत काम में लेना चाहते हैं अचालक, उसके अनुसार अपन काम में ले सकें। अब होता है अचालक पदार्थों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण सेम चालक के जैसा ही है। इसको अपन ठोस अचालक है, कुछ द्रवीय अचालक है, और कुछ क्या है, गैसीय अचालक है। तो ठोस के अंदर जैसे एबोनाइट, अभ्रक आ गया, बेकेलाइट आ गया। दरों में क्या आ गया, रेंजीन है, पीवीसी, माइकानाइट, ये सब इसमें आ गए, दरों में आ गए। और गैसीय में शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी, ये किस में आ जाते हैं, गैसीय अचालक में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें और भी उदाहरण खूब है। इसमें जो शुष्क हवा है, वैल्कनाइट रबड़ है, पीवीसी है, एबोनाइट है, अभ्रक है, माइकानाइट है, बेकेलाइट है, लेदराइट पेपर है, रेंजीन है, खनिज तेल है, पोर्सिलेन है, कांच है, एस्बेस्टस, मार्बल, स्लेक, कागज, ये सूखी लकड़ी, ये सब किसके उदाहरण है, अचालक पदार्थों के। उसके बाद में अपना आता है अर्धचालक। वह पदार्थ जिसमें चालक अथवा अचालक दोनों के भिन्न भिन्न दशाओं में गुण विद्यमान रहते हैं। कुछ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में
अर्धचालक वो पदार्थ होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण होते जो भिन्न भिन्न दशाओं में विद्यमान रहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम तथा कार्बन। अर्धचालक में उदाहरण के रूप में आप जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कार्बन, इसके क्या है? उदाहरण है। तीसरा अपना है अर्धचालक। अर्धचालक तीसरा है अर्धचालक। तो इसमें आप सिलिकॉन, सेलेनियम, सेलेनियम, कार्बन, जर्मेनियम, ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है। परमाणु संरचना के अनुसार इनकी परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अवस्था में और कम तापमान पर इसमें अचालक का गुण होता है, अथवा इनमें अशुद्धि मिलाने पर, इसमें अपन कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं, जैसे ये शुद्ध पदार्थ होते हैं तो इसमें किसका गुण होता है? अचालक का। लेकिन इसमें कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने अथवा विकिरण ताप पड़ने, इसमें अशुद्धि मिलाने पर या विकिरण ताप या प्रकाश पड़ने से इनमें किसका प्रभाव हो जाता है? चालक का गुण आ जाता है। इसमें किसका गुण आ जाता है? चालक का आता है। और इसके जो गुण धर्म होते हैं, चालक में जैसे कोई तापमान बढ़ता है तो उसकी क्या होती है? तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। चालक के अंदर तापमान बढ़ता है, जैसे गर्म होता है तो उसमें प्रतिरोध भी उसका क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अर्धचालक इसमें उल्टा होता है, जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें चालकता उसकी क्या होती? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है, उसमें चालकता का गुण आता है। ठीक है। ये चालक था, एक अर्धचालक और एक क्या था? कुचालक। ठीक है। तीनों को अपन ने क्रम वाइज पढ़ा। इसके उदाहरण ये, इसमें ये चालक और अर्धचालक है जो चालक और अचालक दोनों का गुण रखता है और भिन्न भिन्न दशाओं में, किस दशाओं में रखेगा किस में नहीं रखेगा, यहां तक अपन ने विस्तृत पढ़ा। और आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।